हेलो डियर स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन के सेक्शन में इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स और बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि बफर सॉल्यूशन का पीएस कैसे कैलकुलेट करना है और पीएस कैलकुलेशन के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट पोर्शन भी डिस्कस करेंगे जिसको हम बफर एक्शन बोलते हैं और बफर कैपेसिटी भी। तो बफर का पीएस कैलकुलेट करने से पहले हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि कौन सा एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको कुछ मिक्सर दिए हुए हैं, जैसे ये जो आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना यह है कि विच इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये आइडेंटिफाई आपको करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में आप देखेंगे तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और दूसरा उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। इस वाले में देखें तो वीक एसिड है और दूसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तीसरे में अगेन वीक एसिड है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। और फोर्थ में अगेन वीक एसिड और दूसरा भी वीक एसिड है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का हमने जो डेफिनेशन डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसमें वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या फिर अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो ये बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ऑप्शन बी में देखें तो वीक एसिड है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, लेकिन जो सॉल्ट है उसमें वीक एसिड वो वाला नहीं है जो कि जैसे यहाँ फॉर्मिक एसिड है, ये नहीं है, ये एसिटिक एसिड है, तो डिफरेंट वीक एसिड है। तो ये एसिडिक बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। होना क्या चाहिए, जैसे वीक एसिड फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होता तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो जाता। नेक्स्ट, इसमें अगर देखा जाए तो वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट डी में देखा जाए तो 2 वीक एसिड का मिक्सर है, तो ये भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये वाला एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ओके, सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है कि कब कोई भी मिक्सर है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कंपोनेंट ध्यान रखने हैं और इस तरह से आप डिसाइड करेंगे। तो अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के और एग्जांपल्स। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तो हमने एग्जांपल लिया था जैसे एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, उसका सोडियम सॉल्ट, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और लिखे जाए, HCl वीक एसिड है, इसका पोटेशियम सॉल्ट ले लिया जैसे आपने KCl, ये मिक्सर भी वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। और नेक्स्ट हम ले सकते हैं SOCl और उसका सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट
इसके अलावा हम इसमें ले सकते हैं जैसे फिनॉल, उसका सोडियम सॉल्ट, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नेक्स्ट एग्जांपल H3PO3 Na H2PO3 वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। तो आपको ध्यान रहे कि वो मोनोप्रोटिक भी हो सकता है वीक एसिड, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, कोई सा भी हो सकता है। जैसे इसमें देखें तो ये मोनोप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक, 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 डाइप्रोटिक और डाइप्रोटिक। तो ये वीक एसिड और उनके कॉन्जुगेट बेस या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो शायद आप अब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंपोनेंट गिवन है तो उसको देखकर पता कर लेंगे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा। तो अब हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट मिक्सर। जैसा कि हमें पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, सॉल्यूशन में जो भी वीक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के एसिटेट आयन और H+ आयन बनाएगा। सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये फुली आयनाइज होगा या 100% आयनाइज होगा और इस तरह से एसीटेट और Na+ आयन बनाएगा। अब हमने माना कि स्टार्टिंग में हमने एसिटिक एसिड का A मोल ले लिया, तो इक्विलिब्रियम तक इसमें से पार्शियल अमाउंट डिसोसिएट होगा। माना कि हमने X मोल इसके डिसोसिएट हो गए इक्विलिब्रियम तक, तो ये प्रोड्यूस करेगा X और ये X। और देखा जाए तो यह एसीटेट आयन के दो सोर्स हैं, एक तो एसिटिक एसिड, दूसरा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है ये फुली आयनाइज होगा और टोटल एसीटेट आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो X तो एसिटिक एसिड से हो गया और B मोल हो गया सोडियम एसीटेट से। और यहाँ पे हमें पता है कि X बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट होता है, सो इसका अमाउंट होगा एसिटेट आयन का वो अप्रॉक्स B के इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि X की वैल्यू B के कंपेयर में बहुत कम होगी। तो इस तरह से एसिटेट आयन का जो नेट अमाउंट है वो अप्रॉक्स सोडियम एसीटेट से प्रोड्यूस होने वाले के इक्वल ही होगा। जैसा कि B मोल हमने लिया है तो B मोल के अप्रॉक्स इक्वल होगा और इसका कंट्रीब्यूशन इसमें नेग्लिजिबल होगा। दूसरा यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं हम कि एसिडिक एसिड आयनाइज होगा, सोडियम एसीटेट एसिटेट आयन जनरेट करेगा जो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, इससे ये और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में X जो अमाउंट है जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है वो और कम हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, सो X + B का वैल्यू अप्रॉक्स B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो एसिडिक फॉर्म है और जो बेसिक फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म तो मेनली जनरेट होगा इसके एसिटिक एसिड नॉन आयनाइज फॉर्म से ही, और एसिटेट आयन का अमाउंट डिटरमाइन होगा या मेनली प्रोड्यूस होगा सोडियम एसीटेट से। अब हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें बाय LMA, तो इसके अकॉर्डिंग इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम डिनोट करते हैं K से। इसका वैल्यू होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ एसिटेट आयन into active mass of H+ ion upon active mass of acetic acid non-ionized form। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसको हम बोलेंगे एसिड फॉर्म और इसको बोलेंगे बेस फॉर्म या सॉल्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सॉल्ट से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी एसिड की वो A-X जो कि नियरली A होगी, और सॉल्ट या फिर बेसिक फॉर्म इसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन होगी नियरली B के इक्वल। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी को मॉडिफाई करके हम H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और H+ कॉन्सेंट्रेशन से पीएच का कैलकुलेशन करेंगे। तो अब ये वाला सेक्शन मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन से H+ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया जाए तो H+ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन।
इस इक्वेशन के बाद हमें पीएच चाहिए, सो इसका माइनस लॉग ऑफ एस प्लस होता है पीएच। सो बाय टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड्स, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एस प्लस एक्टिव मास, और राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के ए एसिटिक एसिड एक्टिव मास डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन एक्टिव मास, इस पूरे का माइनस लॉग ऑफ एस प्लस को हम बोलते हैं पीएच, और इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिटेट आयन। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के को डिनोट करते हैं हम पी के से, और इस तरह से ये हो गया माइनस लॉग, और इसका न्यूमरेटर हो गया एसिटिक एसिड एक्टिव मास डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन एक्टिव मास। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो पावर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। सो पी एस का इक्वेशन बन जाएगा पी के ए प्लस लॉग एसिटेट आयन एक्टिव मास डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड एक्टिव मास। तो ये इक्वेशन फाइनल बन गया एसिटिक एसिड एसिटेट बफर सॉल्यूशन के पीएस कैलकुलेशन। अब किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको तो बोलते हैं हम एसिड फॉर्म, और इसको बोलते हैं इसका बेस फॉर्म या सॉल्ट फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को लिख सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिड फॉर्म। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम हेंडरसन इक्वेशन। तो अब ये मैं इरेज कर रहा हूं। इन दोनों इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो डू रिमेंबर, इस इक्वेशन का नाम हेंडरसन इक्वेशन। अब ये वाला जो इक्वेशन है, इससे देखकर आप बता सकते हैं कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो डिपेंड करेगा पी के वैल्यू, पी के जो कि माइनस लॉग ऑफ के है, मतलब के पे डिपेंड करेगा, और के डिपेंड करता है किसी भी एसिड के नेचर पर। तो पीएच जो होगा किसी भी बफर सॉल्यूशन का, एक तो एसिड की नेचर पे डिपेंड करेगा, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं आप के पे डिपेंड करेगा या पी के पे, और दूसरा डिपेंड करेगा जो एसिड फॉर्म और उसकी बेस फॉर्म या सॉल्ट फॉर्म है उनकी रिलेटिव अमाउंट पर, या बोल सकते हैं एक्टिव मास के रेशियो पे डिपेंड। तो इस तरह से एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन हम हेंडरसन इक्वेशन से फाइंड करते हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें यहाँ पर इन दोनों की अमाउंट मिलेगी, जो एक्टिव मास पुट करना है, के वैल्यू और पी के वैल्यू गिवन होगा, उससे पीएच डिटरमाइन करना है। जैसे इस वाले सेक्शन में अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पीएच इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग। अब आप देखिए एसिटेट आयन जो कि सॉल्ट फॉर्म या कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हम बोलते हैं, उसका एक्टिव मास है अप्रॉक्स बी। जैसे बी मोल है और अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बी, और एसिडिक फॉर्म का है एक्टिव मास ए मोल के लिए बाई बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और ये रेशियो बन जाएगा पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग बी अपॉन ए। तो एसिडिक फॉर्म का एक्टिव मास, और ये भी रहेगा इसके कॉन्जुगेट बेस का एक्टिव मास। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच। अब इसमें वेरिएशन देखिए, हेंडरसन इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से हम अगर ये इसमें कंडीशन अप्लाई करें
कि किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। इफ एक्टिव मास ऑफ एसिड फॉर्म इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ इट्स सॉल्ट फॉर्म और कॉन्जुगेट बेस फॉर्म, तो पीएच क्या होगा, पीएच इक्वल्स टू हो जाएगा पीके। और इस टाइप के बफर को हम बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। तो इस टाइप का जो बफर होगा उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावरफुल बफर हम इसको बोल सकते हैं। इसमें जो है पीएच चेंज का अपोज करने की टेंडेंसी होगी या पावर होगी वो मैक्सिमम होगी जब कोई भी वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। अब किसी भी बफर के लिए हमने जैसे कंडीशन डिस्कस किया था कि उसमें एक तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरा इनका रिलेटिव अमाउंट है उसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए तो बफर की बफर कैपेसिटी की सिग्निफिकेंट वैल्यू तब तक होती है जब तक कि ये जो रेशियो है सॉल्ट और एसिड का, ये रेशियो 10 और 1/10 हो, तब तक बफर एक्शन प्रॉपर होता है या बफर में टेंडेंसी होती है पीएच चेंज का अपोज करने की। और जैसे ही रेशियो इसके बियॉन्ड जाता है, जैसे 1/10 से कम हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए, तो बफर कैपेसिटी एकदम से कम होने लगती है और बफर कैपेसिटी नेग्लिजिबल होने के कारण वो सॉल्यूशन बफर की तरफ फिर बिहेव नहीं कर पाता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो बफर नहीं रहता, फिर डीनेचर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए कि सॉल्ट और एसिड का रेशियो 10 और 1/10 हो तो उसकी पीएच वैल्यू क्या क्या आएगी, उसको हम बोलते हैं पीएच रेंज। तो पीएच रेंज का जो वैल्यू है किसी भी बफर के लिए वो रहता है पीके ±1, ये होता है पीएच रेंज। अब कैसे आए ये देखिए, जैसे पीके सॉल्ट और एसिड का रेशियो 10 दिया आपने तो लॉग हो गया 1, तो पीके +1, और अगर ये 1/10 होगा तो ये हो जाएगा रेशियो अगेन लॉग 1/10 तो -1, तो पीके -1। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच रेंज पीके +-1 होगा। इस रेंज में ये बफर पोटेंशियली वर्क करेगा या इसकी कैपेसिटी सिग्निफिकेंट होगी, इसमें अपोज करने की टेंडेंसी होगी और ये बफर यूजफुल होगा। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट सेक्शन में कि कोई भी बफर सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस या वाटर ऐड करते हैं तो उसका पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होता है या फिर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होता है चेंज। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम एक्चुअल में एक्सप्लेन करते हैं बफर एक्शन से। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बफर एक्शन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड एसिटेट बफर। तो हम देखेंगे इसकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेगी सॉल्यूशन में। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम सेटअप रहेगा। इसमें दो कंपोनेंट मेनली जो रहते हैं, इन दोनों कंपोनेंट का नाम होता है, इसको बोलेंगे हम एसिडिक फॉर्म क्योंकि ये एसिडिक है, और इसको बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस या बेसिक फॉर्म। ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहना चाहिए और इनकी रिलेटिव अमाउंट में डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी बफर होता है। और ये प्रेजेंट होने पर बफर एक्शन कैसे होगा ये हमें देखना है। अब हम इसमें लेते हैं केस फर्स्ट, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। ये जो बफर है इसमें हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दें तो फिर इसका पीएच में चेंज कैसे
डिटरमाइन होगा या कैसे कंट्रोल होगा या कैसे रजिस्ट करेगा ये, तो ये हम इसमें देखना है। अब आप देखिए यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट की ही बात कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं, लार्ज अमाउंट कभी ऐड नहीं करते हैं। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऐड करते हैं किसी भी एसिड की, बेस की, वाटर की, तो एक तो होता है उसमें बफर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन, और दूसरा पैरामीटर होता है कि बफर ना रहे, वो डीनेचर भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। तो स्मॉल अमाउंट में बफर रहेगा और उसमें रेजिस्ट करने की टेंडेंसी भी रहेगी, पीएच में चेंज होने की। तो हमेशा लार्ज अमाउंट एडिशन पे नहीं देखेंगे, हम स्मॉल अमाउंट के लिए ही डिस्कस करते हैं। लार्ज अमाउंट पे ये बफर ब्रेक भी हो सकता है या डाइल्यूट होकर बफर कैपेसिटी नेग्लिजिबल भी हो सकती है। अब HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर के प्रोड्यूस करेगा H+ और Cl-। अब इसने जो H+ प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर आपको इस बफर के कंपोनेंट को देखकर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो H+ को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नेचुरल है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऐसे देख सकते हैं, या फिर ये बेसिक फॉर्म है और ये H+ है, तो ये बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो एसिटेट आयन H+ प्रोड्यूस बाय HCl एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि जैसे H+ प्रोड्यूस करेगा, इक्विलिब्रियम पे H+ बढ़ जाएगा, तो एसिटेट आयन इसको एब्जॉर्ब करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा और एसिटिक एसिड बना देगा। मतलब एक तरह से जो बेसिक फॉर्म से एसिडिक फॉर्म ज्यादा बन जाएगा, या आयोनाइज से नॉन आयोनाइज फॉर्म ज्यादा बन जाएगा। तो यहाँ हमने ऐड किया था स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एक्स्ट्रा H+ आया उसने रिएक्शन किया एसिटेट आयन के साथ, और इससे बन गया वीक एसिड। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट जो है इसने नलिफाई कर दिया, इसने मिनिमाइज कर दिया। और आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देयर विल बी बफर एक्शन, इसको हम बोलते हैं बफर एक्शन, एंड फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड। सो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। या फिर हम बोल सकते हैं कि पीएच में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, चेंज होगा बट नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो उसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बफर एक्शन के कारण वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो गया, उसका इफेक्ट कम हो गया। तो इस तरह से ये बफर एक्शन होगा जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं। अब यहाँ तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है, अगर वीक एसिड ऐड करते हैं तो वीक एसिड का तो इफेक्ट और भी कम होता है वैसे भी, तब भी ये होगा कि ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा और थोड़ा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। उस केस में भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा पीएच में, या फिर नेग्लिजिबल चेंज मिलेगा पीएच। और एक तो ये तरीका है बफर एक्शन का। दूसरा, इसको मैथमेटिकली भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम एसिटिक एसिड के साथ इस बफर में HCl ऐड करते हैं तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो सॉल्ट फॉर्म और एसिड फॉर्म का जो रेशियो है देखा जाए तो क्या होना चाहिए, आप देखेंगे बैकवर्ड शिफ्ट है तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा, तो ये रेशियो डिक्रीज होगा। और ये रेशियो डिक्रीज होगा तो ऐसे केस में अगर ये रेशियो डिक्रीज हो गई 1/10 हो जाए 1 से, तब उसका लॉग आएगा -1, तब जाके पीएच में चेंज होगा 1 का। तो अगर ये रेशियो 1/2 हो जाए 1/3 हो जाए तो उस केस में बहुत कम चेंज होगा। तो मैथमेटिकली जो हेंडरसन इक्वेशन है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, pH = pK + सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये रेशियो डिक्रीज हो करके बहुत ज़्यादा हो तो उसका लॉग जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि HCl ऐड करने के बाद बफर एक्शन के बाद हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करें प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये रेशियो पहले सपोज A और B है और इसमें X मोल आपने ऐड कर दिया HCl, तो ऐसे केस में ये B - X अपॉन A + X हो जाएगा। इससे पहले ये रेशियो था B अपॉन A, तो ये रेशियो डिक्रीज हो गया। अब ये रेशियो डिक्रीज हो करके अगर 1/10 टाइम हो जाए पहले का,
तब जाके log 1 -1 आएगा, log 1/10 का वैल्यू, और pH का वैल्यू 1 से डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इसका लॉग लेने के बाद इसका जो नंबर है बहुत छोटा हो जाएगा, तो pH में चेंज नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि pH में चेंज नेग्लिजिबल क्यों होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं इसमें बफर एक्शन का, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये बफर एक्शन हुआ अगर हम इसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बफर में मिक्स कर दिया, स्मॉल अमाउंट किया एज कंपेयर टू कंपोनेंट ऑफ बफर, तो यहाँ पर क्या बफर एक्शन होगा, तो अगेन NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी, और ये 100% आयनाइज होकर के आयंस बनाएगा Na+ और OH-। अब इसमें आपको ये देखना है कि pH में चेंज करने की कोशिश करेगा OH-। तो यहाँ पे एसिडिक फॉर्म और बेस फॉर्म, इनमें से कौन सी फॉर्म या कौन सा कंपोनेंट है जो OH- के साथ रिएक्शन करेगा। तो सीधी सी बात है कि एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इसको इस तरह से देख सकते हैं। और या फिर आप देखिए कि OH- अगर इस सॉल्यूशन में आ गया तो जो इस इक्विलिब्रियम में ये H+ है ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो H+ था सॉल्यूशन में pH मेंटेन करने के लिए, वो इस OH- जो NaOH प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और बनाएगा वाटर। तो इससे होगा क्या, OH- कुछ H+ को यहाँ से न्यूट्रलाइज करेगा, तो H+ की अमाउंट इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज होगी, H+ डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ली-चैटरले प्रिंसिपल से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम इनवर्स साइन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे केस में सॉल्ट और एसिड का रेशियो जो है, अगर ये फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो रेशियो, इसकी अमाउंट बढ़ेगी, इसकी कम होगी, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्ट अपॉन एसिड, इस रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा, और ये रेशियो इंक्रीज हो गए 10 टाइम्स भी हो जाए पहले का, तब जाके pH में 1 का इंक्रीज होगा। तो इसके इंक्रीज होने से pH में चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो एक तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली, दूसरा हम ये बोलेंगे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था इसमें, और आफ्टर बफर एक्शन, इसको हम बफर एक्शन बोलते हैं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विल बी मिनिमाइज्ड। तो ये बोल सकते हैं हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, बफर एक्शन के बाद वाटर फॉर्म हो गया, सो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन pH और नेग्लिजिबल चेंज इन pH, और यू कैन से नो चेंज इन pH। नेग्लिजिबल चेंज को हम बोल सकते हैं नो चेंज इन pH। तो इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने एडिशन किया स्ट्रॉन्ग बेस का, आफ्टर बफर एक्शन वाटर फॉर्मेशन हो गया, इसलिए बफर इसका pH कांस्टेंट रहेगा लगभग, या pH में चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो ये हो गया दूसरा केस, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बफर एक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस 3, बफर एक्शन के लिए इसी बफर में एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और या फिर इसी को बोल सकते हैं डाइल्यूशन। अब इसमें डाइल्यूशन भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो बफर नहीं रहेगा। तो इस केस में होगा क्या, इसमें ऐसा होगा कि वाटर ऐड करने से एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड एक्टिव मास का रेशियो जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अप्रॉक्स कांस्टेंट रहेगा। और आपको पता होगा वीक एसिड का डाइल्यूशन करता है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए। तो इस तरह से एसिटेट आयन जो है सोडियम एसिटेट के कारण प्रेजेंट, उसके कारण कॉमन आयन इफेक्ट से इसका बैकवर्ड शिफ्ट भी होगा, डाइल्यूशन से फॉरवर्ड शिफ्ट। तो फाइनली हम देखेंगे तो इसमें शिफ्टिंग नेग्लिजिबल होगा, और ये रेशियो सॉल्ट और एसिड का अप्रॉक्स कांस्टेंट रहेगा। अब ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस में अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट एसिड रेशियो, और ये रेशियो नहीं बदला तो pH में चेंज होगा ही नहीं, सो व्हाट वी कैन से नो चेंज इन pH। बट एक चीज यहाँ पे होगी कि डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो सॉल्ट का एक्टिव मास
और एसिड का एक्टिव मास, ये दोनों डिक्रीज होंगे, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, दोनों डिक्रीज होंगे। तो बफर कैपेसिटी जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं उसकी वैल्यू तो जरूर डिक्रीज होगी, मतलब बफर की पावर तो कम होगी लेकिन पीएच में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रहे, इस तरह से हम बफर एक्शन को डिसाइड करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। अब जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए हमने बफर एक्शन लिखा है, सिमिलर इसी वे में बफर एक्शन बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी होगा। उसमें भी दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एसिडिक फॉर्म होगा, दूसरा बेसिक फॉर्म होगा। और सिंपल बफर सॉल्यूशन के साथ भी बफर एक्शन सिमिलर इसी टाइप से